Ninth question says that two town A and B are connected by a regular bus services with a bus leaving in either direction every after 10 minutes. दो टाउन हैं, एक ए है और एक बी है, और इसके बीच में बसें चलती रहती हैं और बसें रेगुलर इंटरवल पर दोनों जगहों से छूटती हैं। मान लो यहाँ से अगर आधे आधे घंटे में बस छूट रही है तो वहाँ से भी आधे आधे घंटे में छूटेगी, तो वो बस यहाँ पहुँच जाएगी, फिर आधे घंटे में छूटेगी, वहाँ पहुँच जाएगी, फिर आधे घंटे में आधे घंटे रुकेगी। यानी ये बस जब यहाँ जाएगी तो आधे घंटे रुकेगी, फिर चल देगी, फिर इधर आएगी तो फिर आधे घंटे रुकेगी, फिर चल देगी। ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से राउंड लगाती रहती है। अच्छा, और हम आधे घंटे बता रहे हैं लेकिन बुक उसे टी मिनट्स कह रही है, उसे पता लगाना है। अ मैन साइकिलिंग विद ए स्पीड 20 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ए टू बी। एक यहाँ व्यक्ति है जो साइकिलिंग करते हुए जा रहा है और वो इस बात को नोटिस करता है कि अगर वो साइकिलिंग कर रहा है देन द पर्सन इज़ नोटिसिंग कि उसके पीछे से भी एक बस आ रही है और एक सामने से भी बस आ रही है। सामने से भी बहुत सारी बसें आ रही होंगी और सब आधे आधे घंटे की दूरी पर होंगी, और लेकिन पीछे से भी बस आ रही है। ये इधर जा रहा है, ये बस इधर आ रही हैं और ये बी से ए की ओर आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी और भी होंगी बसें जो कि इसके आगे भी होंगी। वो इधर जा रही होंगी लेकिन वो उसे दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो कभी बस को तो क्रॉस कर नहीं पाएगा। पीछे से आएगी वो इसे मिल जाएगी, आगे वाली को क्या कभी ये क्रॉस कर पाएगा? अच्छा, अब देखो इसकी स्पीड क्या है। ये 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से ये आ रहा है। तो उसको ये लगता है कि एक बस उसको 18 मिनट में क्रॉस कर जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ इस मोशन। ये वाली जो बस है हर 18 मिनट में इसे क्रॉस कर रही है, लेकिन जो सामने वाली बस है वो 6-6 मिनट में क्रॉस कर रही है। तुम ये बताओ, जब ट्रेन से कभी यहाँ से जाती होगी, तुम्हारा गांव कहाँ पड़ता है, घर कहाँ पड़ता है? चलो, बिहार जाती होगी तो जब तुम ट्रेन से जाती होगी तो सामने से ज़्यादा ट्रेनें आती हुई लगती हैं कि पीछे से तुमको जो है पास करती हुई लगती हैं? कितनी ट्रेनें सामने से आती दिखेंगी, कितनी पीछे से? ज़्यादा किधर से दिखेंगी? सामने से ही ज़्यादा दिखेंगी। तो इस तरीके से इसे 6-6 मिनट में सामने वाली बस दिख रही हो, पीछे वाली जो है वो इसको मिलेगी 18 मिनट में। तुम्हारे पीछे वृंदा चल रही है, क्या पता वो कभी तुम्हें कभी क्रॉस ही ना कर पाए और तुम दोनों ही स्कूल पहुंच जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? और सामने से और कोई चल रहा है, हिमांगी आ रही है और कोई एक सहेली आ रही, तो वो दोनों ही तुम्हें क्रॉस कर जाए। बात सही है कि नहीं? तो अब ये देखो, तो ये 6 मिनट में क्रॉस करती है, ये 18 मिनट एवरी आफ्टर 18 मिनट। वॉट इज़ द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस? विद वॉट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड? लेट बस जो भी हैं, ठीक है, इट इज़ द टाइम एंड विद वॉट स्पीड लेट बस लीव्स एनी स्टेशन या एनी टाउन। वैसे तो वो दे ही रहा है, एवरी आफ्टर टी मिनट, वो दे ही रहा है कि टी मिनट में करती हैं। अच्छा, सो इन सेम डायरेक्शन बस जो है उसको बाईपास करती है। सो यानी जो पीछे से आने वाली बस है तो वो उसको ओवरटेक करती है। बस इन सेम डायरेक्शन जो उसके जा रही है ओवरटेक्स हिम एवरी आफ्टर 18 मिनट। बस इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस हिम एवरी आफ्टर 6 मिनट। इतनी चीज़ दी है। अच्छा, साइकिल की स्पीड भी दे रखी है। तो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट क्या है? इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। और कोई भी बस होगी, स्पीड ऑफ बस क्या है? दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बस इज़ v। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ बस
is VB. VB किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। तो अब इन सेम डायरेक्शन relative velocity of bus with respect to cyclist, relative velocity of bus with respect to cyclist is equals to velocity of B with respect to cyclist, ये चीज़ हो जाएगी। It is equals to VB minus VC। अब चूँकि दोनों इधर ही चल रही हैं तो दोनों की पॉजिटिव स्पीड हुई, और पॉजिटिव स्पीड होने से ये VB और -20 कर दें, क्योंकि साइकिलिस्ट की कितनी स्पीड है ये। अच्छा, बस उसको 18 मिनट में क्रॉस करती है, सो ये रिलेटिव स्पीड है। ये तो हो गई कि उसकी डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो गई। नाउ और सो अब देखिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो जो बस इसको 18 मिनट में क्रॉस करती है, सो इफ बस क्रॉसेस साइकिलिस्ट इन 18 मिनट, इसे आवर में बदल लो, दैट इज 3/10 आवर। सो इस तरीके से, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू रिलेटिव टाइम, जितने में, क्योंकि रिलेटिव टाइम में बसें तो अपनी स्पीड से चल रही हैं, लेकिन साइकिलिस्ट के लिए अलग अलग टाइम है, एक 18 मिनट में है तो दूसरा 6 मिनट में है। बोलो, बसें तो सेम स्पीड से चल रही हैं कि नहीं? तो इट इज़ तो जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड है, अब डिस्टेंस भी रिलेटिव कवर्ड है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू रिलेटिव टाइम। दूसरा मेथड कहोगे दूसरा ही बता देंगे, रिलेटिव का हर बार हम बताते हैं, रिलेटिव भी समझ में आ जाए। दैट इज रिलेटिव स्पीड इनटू रिलेटिव टाइम। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या है बताओ? क्या VBC है, और रिलेटिव टाइम को चलो TBC ले लो, तो ये चीज़ क्या VB -20 है, और ये क्या 3/10 है? चेक कर लो, है बात कि नहीं? ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गई कवर्ड बाय दिस। अब देखो तो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू सिंस बस लीव्स एवरी आफ्टर T मिनट्स। जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर है, ज़मीन पर है, जो A या B टाउन में, उसे तो मालूम है आधे आधे घंटे में जा रही है, 40-40 मिनट में, उसके लिए वो टाइम है कि उतने मिनट में बस छूटेगी। लीव्स आफ्टर एवरी T मिनट फ्रॉम A स्टेशन या फ्रॉम A टाउन। तो वास्तव में अब यहाँ पर देखो कि तो ऐसी स्थिति में वो T टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाई बस B बाई बस, ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में तो चली रही है, इन T टाइम में कितना होगा? एक्चुअल डिस्टेंस, ये रिलेटिव नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस इन T टाइम, T मिनट, तो मिनट को भी आवर में बदल लेंगे, तो T मिनट में कितना कवर करेगी? इट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिस्टेंस इनटू एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड इनटू एक्चुअल टाइम।
सो एक्चुअल स्पीड तो उसकी v है और एक्चुअल टाइम t/60 है, क्योंकि हम उसे आवर में बदल देंगे ना, दैट इज़ t/60 आवर। ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है और वो कैसी है, रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड है। अब ये देखो कि वास्तव में जो भी डिस्टेंस कवर्ड है किसी के लिए, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन t मिनट, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ये हो गया। तो अब ये देखो, अगर मान लो कि ये आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रही हो और अब देखो पीछे से कोई अब देखिए कि 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रही हैं और पीछे से कोई चीज़ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, तो 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे आप ये देखिए कि और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हो, यहाँ से आप मान लो 10 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो एक बस आपको अभी क्रॉस करेगी और बस कितने से चल रही है, बस जो चल रही है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है और एक अगली बस यहाँ पर है जो भी चल देगी 10 मीटर पर है। तो अभी ये जाएगी तो दूसरी फिर यहाँ से आ जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बस है, और ये मान लीजिए कि 5 सेकंड बाद दूसरी बस लीव करेगी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप 2 मीटर से चल रहे हो, तो आप 2 मीटर से चल रहे हो, 5 सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे बताओ? क्या 10 मीटर पर सेकंड, मतलब आप 2 मीटर पर सेकंड से ही रहोगे, लेकिन आप कितना चल लोगे 5 सेकंड में? आप आगे पहुंच जाओगे और कितना चलोगे, 10 मीटर और चल लोगे, ठीक है। तब तक ये बस आपको क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, तो ये आप देखो कि इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है और टाइम, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में जो बस का डिस्टेंस कवर्ड है वो ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में भी उतनी ही डिस्टेंस कवर्ड होगी। यानी डिस्टेंस कवर्ड ये जो है वही ये भी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये इसकी इस स्पीड से चल रही है तो अल्टीमेटली आप जब यहाँ तक पहुँचेंगी तो इसकी स्पीड 4 है, तो बताओ 5 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? क्या 20 कर लेगी? तो दूसरी बस भी ये तो आगे निकल जाएगी। ये 4 से चल रही, जानती हो 5 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगी? ये भी 20 पहुँच जाएगी। इधर ध्यान रख लेना, ये 30 पे पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच जाएगी? 10, 20, 30 इस बस की बात कर रहा हूँ। ए बस कहाँ पहुँच जाएगी? 30 पे। और बी बस कहाँ पहुँच जाएगी? क्या यहाँ नहीं पहुँच जाएगी? अच्छा, तो ये जो बी बस है, तो आपको एक बस तो क्रॉस कर ही गई। मतलब आप ये कह सकते हो 5 सेकंड में ये बस क्रॉस की और ये बस क्रॉस की। सो आपके रिस्पेक्ट में इस बस ने रिलेटिव डिस्टेंस कितनी चली, आपके रिस्पेक्ट में कितनी चली होगी? ये वाली बस, तुम यहाँ पहुँची हो तो ये बस यहाँ पहुँची। क्या ये बस 10 मीटर चली बताओ?
आप तो इसको देख रही हो ना, तो आप आगे बढ़ गई, ये बस आगे बढ़ गई तो 10 चली। अब जरा ये देखो कि दैट इज़ यहाँ से कितनी सेकंड में ये छूटती है, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है? ये ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस आपके रिस्पेक्ट में इतनी रिलेटिव डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? ये यहाँ पहुँच गए। और रिलेटिव डिस्टेंस और इसने और कोई भी एक्चुअल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन टी टाइम। तो इसकी एक्चुअल स्पीड, अच्छा ये जो चीज़ आई है ये कहाँ से आई? 10 मीटर। इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है बताओ? इन दोनों की रिलेटिव देखो, 2 है, 2 है। तो और यहाँ से 5 सेकंड में आई, तो तुमको एक्चुअली बस दूसरी बस कितनी देर पे मिलेगी? तो जब आप यहाँ पहुँचोगी 10 से 20, यानी 5 सेकंड में यहाँ पहुँचोगी, 5 सेकंड में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वही टाइम पे नहीं मिलेगी। तो कितनी देर में दूसरी बस क्रॉस करेगी? मेरा कहने का मतलब है कि चलती हुई चीज़ के लिए जो रिलेटिव स्पीड है वास्तव में यानी जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितने मिनट में छूटती है, और जो ये है ये दोनों सेम होंगे। बट इससे ये बात पता नहीं चल रही है, क्योंकि वो आपको कितनी देर में मिलेगी ये मालूम नहीं है। 4 से चल रही है, तो ज़रा 4 से चलेगी तो तुम यहाँ पहुँचोगी, तो वो यहाँ पहुँच जाएगी 20 में, और ये 4 से चल रही तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो आपको 2 बसें क्रॉस कर गई, यानी 2 बस क्रॉस कर गई ना आपको। तो आपको 2 बस कितनी देर में क्रॉस की? 2 बस क्रॉस किए 5 सेकंड में ना। 5 सेकंड में एक बस क्रॉस कर गई, ये दूसरी आ गई है। तो 2.5 सेकंड में आपको एक बस मिली। देखा जाए तो यही है, क्योंकि ये भी निकल जाएगी। एक बस अभी है वो क्रॉस की, तो रिलेटिव कितनी देर में क्रॉस की होगी? 2 बस क्रॉस की हैं 5 सेकंड में। 5 सेकंड में चली तो कितनी बस क्रॉस की? 2 बस। एक क्रॉस की और फिर उसके बाद दूसरी आगे निकल रही है। तो 2.5 सेकंड आपकी रिलेटिव ये हो गया टाइम पीरियड, और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस तरीके से डिस्टेंस कवर्ड, इसकी कितनी डिस्टेंस कवर्ड है? मान लीजिए मैं ये कह दूं कि 2.5 सेकंड में एक बस क्रॉस की, और 2 रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि 4 - 2 किया तो ये 5 आ जाएगा। और दूसरा स्थिति देखो, बस प्लाई कितनी देर में कर रही? क्या 5-5 सेकंड में? ठीक है, तो तब वो कितना चलेगी? और एक्चुअल स्पीड इससे आ नहीं रहा। नाउ दैट इज ये है, इसको और मेथड से कर। हाँ वही चीज़ तो है, इक्वेट करने से आंसर आ जाएगा, बट इक्वल होंगी क्या? इक्वेट करने से तो आंसर आ जाएगा, बट क्या ये इक्वल होंगी? इस चीज़ को हम इतनी बात अभी रखते हैं, इनकी रिलेटिव स्पीड है दैट, तब हमें टी मिल जाएगा और बी कैंसिल भी हो जाएगा। लेट अस सी अहेड, नहीं तो दूसरा मेथड देखेंगे। चीज़ें कन्विंसिंग भी तो होनी चाहिए कि क्या वो कह रहा है रिलेटिव, इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है, रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अब आगे देखो फॉर सी, तब तक सी के लिए करें। सी वाली सामने से आ रही है, तो सी के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, वो भी रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय सी। रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाई सी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल। तो अब ये सी है, और साइकिलिस्ट को हमने क्या कह दिया? दैट इज इक्वल्स टू, उसको हमने सी बोल दिया था। तो ये जो है साइकिलिस्ट है, तो इसको फिर, लेकिन ये साइकिलिस्ट है और दूसरी वाली बस सी है। दूसरी क्या है?
दूसरी वाली बस ए है, जो सामने से आ रही है वो क्या है, ठीक है। एक है बस हमने लिया है ना, जो सेम डायरेक्शन में, v को b माना गया है। अच्छा अब देखो, जो सामने से आ रही है तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू, अब जुड़ जाएंगी दोनों की रिलेटिव स्पीड, वो कितनी हो जाएगी, फॉर c नहीं है, फॉर बस कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फॉर बस कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इंटू रिलेटिव टाइम, इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इंटू रिलेटिव टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, जो बस की स्पीड होगी अब +20, क्योंकि साइकिलिस्ट अपोजिट चल रहा है, और कितने टाइम में उसने कवर किया, क्या 6 सेकंड में, तो v प्लस 20 और इंटू 1/10, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता देता हूँ, इन ऑल 3 डिस्टेंसेज आर सेम। तो कोई बाहर से भी देखेगा तो उसके लिए चाहे पीछे से आए चाहे सामने से आए, सो आपकी नज़र में जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड होगी दैट विल बी सेम, इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस। तो वो तीनों इक्वेशन को इक्वल कर दे रहा है। सो ऑल 3, अभी मैं दूसरा मेथड देखता हूँ इसके लिए, शुड बी सेम। तो हाँ, रिलेटिव स्पीड v प्लस 20 कैसे आया? ये जैसे साइकिल इधर गई वो 20 से जा रही, और ये v भी है, तो अपोजिट में चलती हैं तो चीज़ें जुड़ जाती ना, इस तरीके से। और हमने मॉड ले लिया, वैसे तो क्या है कि बस अपोजिट जा रही निगेटिव लेना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस तो निगेटिव हो नहीं सकती है, तो रिलेटिव डिस्टेंस के लिए हमने पॉजिटिव ले लिया है, वरना जा तो ये पीछे रही थी, ठीक है ना। और इस केस में क्या किया, v -20, बस तेज चल रही है, तो उसमें भी हमने पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि बस तेज चल रही है, तब तो कोई बात ही नहीं थी। ऑल द 3 डिस्टेंस शुड बी सेम। तो मैं ये बता देता हूँ बुक का मेथड, फिर देखता हूँ कि कुछ और निकल आए सही जो कन्विंसिंग हो। तो पहला क्या आया था, क्या v -20 रिलेटिव स्पीड थी और वो 18 मिनट में करता था कवर, और दूसरी क्या थी, क्या vb इंटू t/60 थी, और तीसरी क्या है vb प्लस 20 इंटू 1/10 है। तो तीनों डिस्टेंस इक्वल कर दी, ठीक। तो तीनों में से अगर 10 10 10 कट जाए तो क्या आएगा बताओ, vb -20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू vb इंटू t/6 इज vb और प्लस 20/10, ये आ गया। इन दोनों को इक्वेट करो, तो 3vb -60, ये 10 तो नहीं आएगा, 10 कट गया, इट इज इक्वल्स टू vb इंटू t/6, ठीक है, ये तो सही हो गई। और ये vb प्लस 20, इसको इक्वेट करते हैं, तो 3vb -60 इज इक्वल्स टू vb प्लस 20, सो 2vb क्या हो गया 80, तो vb क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो बस की स्पीड हो गई। अब t निकाल लो इन दोनों को इक्वेट करके, vb 40 आ गया है, सो vb इंटू t/6 इज vb प्लस 20, सो 40 इंटू t/6 इज 40 प्लस 20, तो ये 60 हो गया, और इंटू 6 कर दो और बाई 40 कर दो, तो ये t आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 36/4, तो 9 मिनट। आंसर तो ये सही है, बट लेकिन ये जो इसने डिस्टेंस इक्वेट कर दी ना, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही कि डिस्टेंस कैसे इक्वेट की गई है। अब देखो कि वो 10th वाला मेथड सही है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ पे बात
दिखाई नहीं पड़ रही कि क्यों वो इक्वल है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कह रहा है कि रिलेटिव स्पीड जो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगी वही साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस कवर्ड सब केस में इक्वल होगी, रिलेटिव डिस्टेंस। अब देखें कि मान लो ये साइक्लिस्ट जा रहा है, दिस इज साइक्लिस्ट, ठीक है, और पीछे से बस यहाँ से छूटती है कुछ समय बाद, ओके। तो यानी इस बस की स्पीड वीबी है और इस साइक्लिस्ट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और ये टी मिनट बाद छूटती है, यानी t/60 आवर के बाद छूटती है। तो अब उसको दो बसें, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इसको मैं देख के फिर बताऊंगा, ठीक है। एक बार करूंगा फिर से और देखूंगा कि ये कैसे इक्वल है, या कोई और मेथड देखूंगा। अभी टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ें। ये चीज़ अभी देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ इक्वल हो सकती है, वास्तव में ये देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया ना तुमको पीछे वाले में, बस यही नहीं समझ में आ रहा ना कि इक्वल क्यों किया गया है, रिलेटिव डिस्टेंस कैसे इक्वल है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्यों इक्वल है। कोई बेसिक मेथड से पता चलेगा। अ प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो एक प्लेयर ऊपर की ओर बॉल फेंकता है 29.4 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। जब बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, एक्सीलरेशन तो कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए ए इज इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये ऊपर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी। अच्छा, तब भी क्या एक्सीलरेशन लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ही उसे फिर से नीचे खींच लेगा, और एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड ए तब भी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। चूज x is equals to 0 and t is equals to 0 to be the location of time of ball at highest point। यानी जब वो सबसे ऊपर पहुंच गया उसे रेफरेंस माना जाए। कह रहा है ओरिजिन इसे मानो, x is equals to 0। जब ये ऊपर पहुंची है तब हमने इसे देखना शुरू किया। हम तो तब उसके पहले चाय पी रहे थे घर में, हमने तो अभी से देखना शुरू किया जब ये ऊपर पहुंची। तो इस चीज़ को हमने x is equals to 0 t is equals to 0 ओरिजिन ले लिया कि हम तो यहाँ से देख रहे हैं और ऊपर छत पे खड़े थे, वहाँ बॉल पहुँची है। अब देखो कह रहा है कि एंड, और आगे क्या कह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। कह रहा है नीचे पॉजिटिव लो, उल्टी बात कर रहा है। कह रहा है हम तो नीचे पॉजिटिव लेंगे और ऊपर क्या लेंगे, निगेटिव, ऐसा कह रहा है सी में। और क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अब जब ड्यूरिंग बॉल अब अपवर्ड भी जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ से देख रहा है, हो सकता है नीचे भी जाए, टप्पा खा के ऊपर उठे, कुछ भी हो, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है ना। यहाँ से भी देखेगा तो अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो अब बाकी चीज़ें देखिए कि इसको अगर देखेंगे सो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अब जब अपवर्ड चल रहा है और एक्स इसे 0 लिया है और नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है कि अगर नीचे पॉजिटिव लेंगे तो ये 0, फिर ये 10, फिर ये 20, नीचे प्लस ले रहे हैं ना। अगर मैं x की भी बात करूं तो नीचे प्लस है, तो बॉल नीचे कहीं भी है तो x की क्या डायरेक्शन होगी,
पॉजिटिव होगी क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव लिया है, देख लो। अच्छा v क्या होगा अगर बॉल ऊपर जा रही है अपवर्ड मोशन, तो v क्या, क्यों, वो तो ऊपर जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन क्या ली है देखो, मतलब डायरेक्शन चाहे x के लिए हो, v के लिए हो या a के लिए, डायरेक्शन तो कोई एक ही होगी ना। ऊपर की हर डायरेक्शन निगेटिव, नीचे पॉजिटिव, बॉल ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं और बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन आपने ओरिजिन इसे चुना है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन चुनने के बाद ये +10 होगा, ये +20 होगा, और इसी तरीके से ये -10 होगा। यहाँ से ऊपर की ओर निगेटिव और नीचे की ओर पॉजिटिव। तो जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये ओरिजिन है, तो वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है बताओ, और x तो यहीं तक पहुंचेगा, लेकिन x अभी यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान पॉजिटिव होगा या निगेटिव, और a क्या होगा, a तो नीचे लग रहा है, तो a पॉजिटिव। अच्छा, ये तो अपवर्ड का हो गया, और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, ड्यूरिंग, तो भी ये बॉल यहाँ से अब गिरेगी, ये डाउनवर्ड मोशन है, तो x क्या होगा, बोलो। हाँ, क्योंकि निगेटिव में तो कभी जाएगा ही नहीं, वो तो हाईएस्ट पॉइंट पे खुद ही खड़ा है। v क्या होगा, a, हाँ। अच्छा, d देखो, टू वॉट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड, तो d पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज u, तो u कितना है, दैट इज एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन जो कहेगा मान लेंगे 9.8 है, लेकिन वो निगेटिव है। अब वो चीज़ छूट गई, अब वो c छूट गया, अब हम फिर से आ गए यहाँ पर, तो u है, v है, a है, तो कह रहा है कि बॉल किस हाइट तक जाएगी, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो हाइट अब जब किस हाइट तक जाएगी, हम फिर से यहाँ ही को ओरिजिन मान लें, यहीं से जा रही है, अब मेरा ओरिजिन क्या हो गया, मैं फिर से अपने पुराने ओरिजिन पे आ जाता हूँ, और ये 29.4 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन -9.8 है, बोलो सही है, तो फिर हाँ बोलो, u², हाँ पॉजिटिव होगा, इसे पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब देखो, -29.4 इंटू 29.4 और अपॉन 9.8 इंटू 2, यही ऐसा आया, तो इससे काटो तो 4.7, और ये ये 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 7 जा 21, और 3 4 12 16, और 3 1 जा 3, नाउ 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 46.1, तो 21 हाइट तक जाएगी, 46 आया, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा, और 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 44, इतना मीटर आ गया, तो इतनी हाइट तक जाएगी, और टाइम कितना लेगी, v इज इक्वल टू u प्लस AT, तो फाइनली इतना है, ये 29.4 है,
ठीक है, और उसी के प्लेयर के हाथ में आने तक कितना समय लेगी। ये कह रहा है कि रिटर्निंग, अगर हमने फेंकी और मेरे ही हाथ में आ जाए तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 0. तो अब देखो कि इफ बॉल रिटर्न्स टू player's hand, so displacement is equals to 0 but s is equals to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू किस स्पीड से फेंकी गई, 29.4, टाइम का पता नहीं, x ये कितना है, और टी स्क्वायर ये चीज़ कर दी। अब देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इज इक्वल्स टू 58.4 इंटू टी और माइनस 9.8 टी स्क्वायर, 9.8 से डिवाइड कर दो, 9 ये 6 आएगा, 9.8 से डिवाइड कर दो तो, और ये चीज़ इधर ले लो, 9.8 टी स्क्वायर उधर नहीं लेना है, तो 9.8 से सिंपली डिवाइड करो तो क्या होगा, 58.4 टी और माइनस 9.8 टी स्क्वायर, तो 9.8 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, क्या 6 टी माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और टी कॉमन ले लो तो क्या 6 माइनस टी आ जाएगा। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो टी 0 है, बॉल फेंकी ही न जाए, और या फिर क्या होगा, टी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो इट इज़ द इनिशियल पॉइंट, बिना जब फेंकोगे नहीं तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, फेंक दोगे तो लौट आ जाएगी, 3 सेकंड ऊपर जाएगी, 3 सेकंड नीचे आएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 6 सेकंड। सो इट इज़ इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है, इट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर वो हवा में रही। सो द टाइम टेकन बाय बॉल इज 6 सेकेंड, ये चीज़ हो गई। और द हाईएस्ट एंड ये जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड, इट इज़ 44.1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गई बात कि किस तरह से किया, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया, बोलो। अब 3 पॉइंट यानी 11th क्वेश्चन करते हैं, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस, इज इट ट्रू और फॉल्स। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, तो विद 0 स्पीड, वन डायमेंशनल मोशन है और 0 स्पीड एट एनी इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन। तो पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में होता है, तो जब बॉल ऊपर उछाली जाती है तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 होती है, और लेकिन फिर भी क्या इस पर एक्सीलरेशन लगने लगता है। सो इट इज़ व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ये हो सकता है, ये ट्रू है। इफ बॉल इज थ्रोन then at highest point its speed is 0 and acceleration is नॉन ज़ीरो। सेकंड देखो, ठीक है, विद 0 स्पीड में हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, स्पीड 0 हो, स्पीड 0 हो और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, ऐसा हो सकता है क्या,
बल्कि उल्टा हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है बताओ? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट होती है ना अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड क्या होती है? तो कभी ऐसा हो सकता है कि पाथ लेंथ जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो? ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई चीज़ जाए और लौट के वहीं आ जाए, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पाथ लेंथ तो नॉन जीरो होगी, क्योंकि पाथ लेंथ हमेशा क्या होती है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, और नहीं तो इक्वल तो होगी। तो ऐसा कभी हो सकता है कि पाथ लेंथ जीरो हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो रहे? ऐसा हो सकता है? अगर 10 इधर चली 10 इधर चली तो भी डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा। कह रहा है कि ऐसा हो जाए कि स्पीड जीरो हो जाए और ये न जीरो हो, तो वेलोसिटी कभी भी ज़्यादा हो सकती है क्या स्पीड से? जब डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट ही कभी पाथ लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ लेंथ तो हमेशा बड़ी ही होगी। नॉर्मल केस में भी देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ हमेशा बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगी। तो हम किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा हो जाए, और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा तब वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, और ये पाथ लेंथ है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो क्या लिख दें कि इट इज़ फॉल्स बिकॉज स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड कुछ और है ही नहीं, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है। या ये लिख सकते हैं एज path length will never be zero in case displacement मतलब is non zero। डिस्प्लेसमेंट हो जाए पाथ लेंथ हो ही ना, ऐसा होगा क्या? बोलो। कोई चीज डिस्प्लेस हो जाए और कह दो पाथ लेंथ हुई नहीं, ऐसा हो पाएगा? डिस्प्लेस हो गई तो पाथ लेंथ तो बनी जाएगी। अच्छा, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। कांस्टेंट स्पीड हो और जीरो एक्सीलरेशन हो। नाउ तो ऐसा हो सकता है इंटरस्टेलर स्पेस में कोई चीज़ चलती चली जाए, तो क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, इन इंटरस्टेलर स्पेस, अंतराण्विक आकाश, यानी फ्री फ्रॉम एनी प्लैनेट अराउंड इट, एनी सेलेस्टियल बॉडी अराउंड इट, नियर बाई इट, तो यानी कि उसके ऊपर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्सीलरेशन ही नहीं लगेगा, वो चलती चली जाएगी। अगर एक वस्तु जिस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो रहा हो और वो चल रही है, तो अनंत काल तक उसी दिशा में चलती रहेगी। इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड टिल इटर्निटी। वो उसी दिशा में उसी स्पीड से चलती रहेगी और उस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा। ऐसा होगा कि नहीं? ये हो सकता है। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इन इंटरस्टेलर स्पेस, अगर कोई वस्तु अंतराण्विक आकाश में चल रही है जहाँ पर कोई आकाशीय पिंड नहीं है, तो वो उसी दिशा में उसी स्पीड से, देन इट्स स्पीड इज कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इज जीरो, क्योंकि कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ए पॉजिटिव हो और उसे स्पीड अप ही होना चाहिए। मान लो अगर एक चीज़ ये है और वो इधर आ रही है और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, तो क्या उसे स्पीड अप ही होना चाहिए?
बताओ कि रुकेगी पहले ए पॉजिटिव होने से क्या, अब कोई गाड़ी अगर मान लो लेफ्ट में जा रही है और आदमी इधर से धक्का दे रहा है तो क्या वो तेज होती जाएगी? तुम अगर साउथ में जा रही हो ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो क्या तुम्हारी कार तेज हो जाएगी? बताओ, कार है आपके यहाँ कि नहीं है? तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब ये देखो, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू लेफ्ट या अपोजिट टू एक्सेलेरेशन, then its speed will decrease। वो कह रहा है मस्ट, कह रहा है उसे तो बढ़ना ही चाहिए। तो क्या ऐसी कंडीशन होगी? ऐसी तो नहीं होगी। तो इसलिए कंडीशन गलत हो गई। अगला सवाल देखो 12th। तो 12th क्वेश्चन क्या कहता है? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर ऑन द फ्लोर 90 एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ स्पीड। अगर वो नीचे जा रहा है और जब जमीन पे टकराता है तो 1/10 स्पीड इसकी कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट कोलिजन हुआ कि नहीं? सो अब जरा देखो, इससे पहले तो ये देखो कि 90 मीटर हाइट से गिराई गई है। तो 90 मीटर हाइट से गिराई गई है, जीरो स्पीड से, क्योंकि फ्री फॉल है। तो कितना समय लेगी, उसी के हिसाब से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं। और ओरिजिन कहाँ सेलेक्ट करें, वो बुक बता रही है कि ओरिजिन कहाँ सेलेक्ट करें। हम वहीं ले लेंगे ओरिजिन जहाँ वो कहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 to 12 सेकंड तक हमें बनाना है। अब चलिए नाउ ओरिजिन कहाँ लेना चाहिए हमको? हम ओरिजिन ग्राउंड पे ही ले लेते हैं। जब कह नहीं रहा है तो यहीं लेना ठीक है। और 90 पॉजिटिव है, तब फिर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा सारा डिस्टेंस ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा कि नहीं। और ऊपर की चीज़ क्या ले लें? पॉजिटिव ले लें। ऊपर पॉजिटिव है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही लेना है, तो हमें और कोई वी और ये सबसे मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अगर u 0 है तो इतना डिस्टेंस गिरने में वो कितना समय लेगी? s इज इक्वल्स टू क्या -12 GT²। ये बात मालूम है फ्री फॉल का? बोलो। अब नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो क्या ये -90 हुआ? ऊपर की चीज़ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ क्या लिया जाता है बताओ? निगेटिव। कोई चीज़ +90 में है और 0 पे आ जाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 0 - 90 हुआ कि नहीं? +90 पे थी, 0 पे आ गई, तो कितना डिस्प्लेस हुई? 0 माइनस +90। बोलो। हाँ, मतलब ये चीज़ हो जाएगी -90। और g कितना लिया गया है? g के बारे में कुछ बता रहा है? 10 लेंगे, ऐसा कुछ बता तो नहीं रहा है, तो 9.8 ही लेना पड़ेगा। तो 9.8 और t²। अब इसमें हमें आपकी कई जगह मदद चाहिए होगी। दैट इज़ 180 बाई 9.8 इट इज़ इक्वल टू t²। अगर मान लो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहती हो तो 9.8 ले लो, वरना ये एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे? हम 10 ही लेते हैं, इतना आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 10 ले लेते हैं, टेकिंग 10 इट इज़ इक्वल टू t²। तो 0 से 0 कट गया, तो t² क्या हो गया? तो t क्या हो गया? 3√2 हो गया। अच्छा 3 इंटू क्या ये 1.414 है, तो ये कितना हो गया? 4.23 हो गया। यानी 4.23 सेकंड में, जब 4.23 सेकंड है तो
4.23 सेकंड में वो कहाँ पहुँच जाएगी? क्या यहाँ आ जाएगी? 0 सेकंड पे 90 पे है और 4.23 सेकंड में 0 पे। बोलो है बात कि नहीं? जब आपने देखा शुरू में बॉल को तो वो कहाँ थी? ट्वेल्व सेकंड तक ग्राफ बनाना है आपको। तो ये और 10 का ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और सेकंड में कैसे ले लो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टाइम इधर ले लीजिए और ये इधर ले लीजिए। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो बताओ जब t इज इक्वल टू 0 है, यानी t और x, तो जब ये 0 तो क्या ये प्लस 90? अच्छा अब देखो आगे का काम। और जब t 4.23, अभी ऊपर देखो 4.23, तब ये क्या आ गई? जमीन पे आ गई क्या? बोलो, समझ में आता जाए तो हाँ बोलती जाओ, फिर हमें पता चल जाएगा कि आगे बढ़ना। ठीक है ना? तो 90 और 4.23 लो। तो 4.23 तो इसमें नहीं लिया जा सकता। खैर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ले लें 4.23। अरे 90 इसको मिला दो, 90 से 4 पॉइंट, क्योंकि उसने बताया नहीं ओरिजिन कहाँ सेलेक्ट करना है, तो मैंने ग्राउंड पे सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है पीछे ग्राफ बना हो उससे थोड़ा ये डिफ़र करे, क्योंकि ओरिजिन हो सकता है उन्होंने ऊपर लिया हो, तो आप देख लेना। अब हमने तो ओरिजिन ग्राउंड पे लिया है, बुक नहीं बता रही। अब ये नीचे आ गई तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड आफ्टर कोलिजन ये राइजेस अप होगी। आफ्टर कोलिजन न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 90 थी और 90 में 10% कम कर दो, इतना कम हो गई। 10% थी ना, 10% कितना होता है उतना कम कर दो। 0 से 0 गया, ये गया, तो कितना हो गया? क्या 81 मीटर पर सेकंड से उठेगी? बोलो। अच्छा इतने से उठी तो कहाँ तक जाएगी? फाइनली इसकी कुछ एट हाईएस्ट पॉइंट एच मैक्स क्या होगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन? तो उसके लिए क्या करो एच मैक्स के लिए? दैट इज अगर इस स्पीड से जा रही है ऊपर तो इट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी तो हमें मालूम नहीं है, तो ये लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी कितना है? फाइनली 0 हो जाएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। और यू कितना है? और 2 इंटू -10 तभी तो रुकेगी, और इंटू एस तो ये कितना हो जाएगा? -81 इंटू 81 और बाई -20। बताओ ये एस कितना आया, कहाँ तक जाएगी? ये तो 8.05। इतना सारा 2as 328 आ गया। 328 तो नहीं आना चाहिए। तो वो मतलब 90 क्या है? इसकी स्पीड तो 90 नहीं है।
ऊपर से जब गिराया गया तो जब ये नीचे आई तो पहले तो स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, तब उसमें 10% रिडक्शन करेंगे, ये गलती कर दिया। तो यहाँ पर वाइल कोलिजन इसकी स्पीड अटेंड क्या होगी, ऊपर से फ्री फॉल कराया तो फाइनल स्पीड क्या होती है अगर वो किसी ग्राउंड पे गिर रही, बताओ। ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हमने स्पीड में रख दिया। तो जब नीचे गिरेगी सो बिफोर स्पीड जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, तो स्पीड जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा दें कि 90 चल रही है और 0 से फेंकी गई, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो जब नीचे गिरेगी ऊपर 0 से फेंकी गई और हमें वी स्क्वायर निकालना है, और ये 2 माइनस 10 और कितनी चली, क्या 90, तो v कितना हो गया, और ऊपर से फेंकी गई तो प्लस लो क्योंकि एक्सीलरेशन उसे बढ़ाएगा ही ना, सब चीज़ें मतलब फाइनली, या तो v हम बाद में निगेटिव ले लेंगे बट, या ये भी लो, दोनों निगेटिव ले लो, a भी निगेटिव और s भी निगेटिव क्योंकि नीचे आ रही ना, तो a भी निगेटिव और s भी कितना है -90, है बात कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा, और उसका रूट, तो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 30√2 आएगी। 30√2 का जरा वैल्यू पता करो 1.41 से, तो v क्या हो गया, 42.3। ये आया 42.3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका 10% रिड्यूस होगा, तो स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन क्या होगी बताओ, क्योंकि जिससे गिरेगी उसी में तो रिड्यूस होगा। तो 42.3 और यहाँ ले लो 42.3, तो बताओ कितना आ जाएगा, 4.23 माइनस करना, फोर्टी 2.3 में से 4.23 माइनस कर दो, पहले कोलिजन के बाद 10% स्पीड कम हो जाएगी ना, कितना आया, अभी 8.87, अभी 8.07। हाँ, सो 38.07 ये हो गई। अब जब ये हो गई इसकी स्पीड 38 ले लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली अब ये देखो जब ये ऊपर जा रही है, फर्स्ट कोलिजन के बाद ये ऊपर उठी, ऊपर अब किस स्पीड से उठेगी, क्या 43.2 से उठेगी कि 10% लॉस हो जाएगा, 10% लॉस। तो जो लॉस हुआ तो अब ये कितने से उठी, 38 ले लो बस, 38 ज़्यादा नहीं लेना। तो 38 लेने के बाद अब s कितना आ जाएगा, -38 इंटू 38, बताओ कितना आया, वन फोर 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 आ रहा, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा, 722। हाँ 90 से तो कम ही आएगा, ये 20 है तो ये 1.5, 90 से तो कम ही आ रहा है, देखने से ही लग रहा है 90 से कम आ रहा है। अगर 22 या 40 भी कर दिया तो भी ये 60 ही आ रहा है, कैसे आपका आ जा रहा है 72.2। 72 पॉइंट
ये सही है। अच्छा, ये तो हो गई डिस्टेंस। बताओ इतना पहुंचने में उसे समय कितना लगेगा? कुछ समय भी लगेगा ना। तो समय का कैसे पता लगाया जाए कि इतनी हाइट तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? ये तो हमें पता चल रहा है कि इतनी हाइट तक जाएगी, बट वॉट विल बी द टाइम टेकन बाई इट टू रीच? अब सीधी सी बात, v इज इक्वल टू क्या होता है? क्या u प्लस ए टी? ठीक है। अब देखो, तो u कितना था? क्या 38 था? ऊपर जा रही थी। एक्सीलरेशन उसे क्या नीचे खींच रहा था? और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में टाइम निकाल लो, तो कितना टाइम लगा? पहले कितना समय लग चुका था? सो टोटल टाइम फ्रॉम इनिशियल बताओ। फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि ये टाइम तो 4.23 के बाद लगेगा ना। 4.23 सेकेंड और 0 मीटर, उसके बाद ये इतना और समय लगा ना। टक्कर मारी, टक्कर मारने में उसे 4.23 टाइम लग गया। अब उसके बाद सबसे ऊपर पहुंची, तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लग गया? क्या 3.8? ये समझ में आई बात? शुरू से जब ऊपर से गिराया तो 4.23 में ज़मीन में पहुंची। अब उसके बाद स्पीड घट गई तो अब उसे कम समय लगेगा ऊपर जाने में। अब तो 3.8 में ही पहुंच गई ऊपर। तो इसलिए 4.23 में जोड़ो 3.8, अब कितना आया? क्या ये 8.03 आ गया? या नियरली 8 मान सकती हो। तो इट इज़ नियरली 8 सेकेंड। तो अब 8 सेकेंड में इसका ग्राफ बनाओ। 8 सेकेंड पे कितने पे पहुंची है? 8 सेकेंड में इसने कितनी हाइट ली है? जमीन पे टप्पा मारा, टप्पा मारने के बाद इसकी स्पीड रिड्यूस हुई, रिड्यूस होने के बाद ये हाइट पाई। इतना हाइट पाने में कितना समय लगा? 3.8, है कि नहीं? इस जब देखो, पहले ये बॉल गिरी, फिर गिरते समय u कितना था? 0। यहाँ पे जब ज़मीन पे गिरी तो कितना हो गया? क्या 42.3 हो गया? और इसके बाद जब इसमें कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद अब ये राइस की, राइस के समय इसकी कितनी स्पीड आपने बताई? क्या 38 मीटर पर सेकेंड? गिरी, उठी, ये गिरने में कितना समय लग गया? क्या 4.23 सेकेंड लग गया? उठने में ये कहाँ तक गई? पहले 90 मीटर गई थी, लेकिन अब सिर्फ कहाँ तक पहुँच पाई बताओ? क्या 72.2? बोलो। तो 72.2 तक पहुंचने में भी तो कुछ समय लगा होगा। वो कितना समय लगा? ये है 3.8 सेकंड लगा। जमीन में गिरी, इस स्पीड से गिरी, वापस उठी, 38 से ही उठी। कितनी हाइट तक गई? 72.2, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इसकी u 0 हो गई। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि 8 सेकंड टोटल टाइम ले लिया शुरू से। 8 सेकंड पे इसकी क्या पोजीशन होगी बताओ? ये टाइम और ये टाइम जोड़ दो तो 8 सेकंड हुआ कि नहीं? और 8 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या है? कि 8 सेकंड में इसकी पोजीशन बताओ, क्या 72.2 है मीटर? जीरो सेकंड पे 90, 4.23 पे 0, करेक्ट है। फिर तुरंत उठी, उठने में समय नहीं लगेगा, और 8 सेकंड में 72.3, ठीक है। जमीन में गिरी 4.23, उठी इस स्पीड से, तो 8 सेकंड बाद, यानी फिर 3.8 सेकंड और लिया। तो ये और टाइम और ये टाइम जोड़ दिया तो 8 सेकंड हुआ, या 8.03 हुआ। तो यहाँ तक ठीक है।
बताइए। तो हम 8 सेकंड पे इसकी 72.2 ले लें। 8 सेकंड में इसका कितना ले लें? ये ले ली। अच्छा ये बताओ, जितना टाइम ऊपर जाने में ले रही, क्या उतना ही वापस आने में भी लेगी? क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट इसका वॉट एवर टाइम ऊपर जाने में जितना लेती है, तो वापस आने पे भी उतना ही लेगी, यानी 3.8 से वापस आ जाएगी ग्राउंड में। तो क्या कहेंगे कि नाउ टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फॉर सेकेंड कोलिजन, तो उसके लिए कितना टाइम लेगी? तो ऊपर से 0 से गिराया है, लेकिन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमारा है 72.2 से ये गिर रही है, और ये दैट इज -10 और टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। तो t कितना हो गया? कितना समय लगा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही? कितना टाइम लगा बताओ? तो 3.8 सेकंड और लग गया, क्योंकि जितने में ये ऊपर जाएगी, अब देखो ऊपर गई, ऊपर जाने में कितना समय लगा था? 3.8, और यू से मैंने नीचे गिरा दिया, अब और आगे आओ, अब ये फिर से नीचे आ गई। तो नीचे ये फर्स्ट कोलिजन ही है, ये भी फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, लेकिन इसमें नीचे आ रही है और इसमें कहाँ है? ऊपर जा रही कि नहीं? और लेकिन अब किस कोलिजन के लिए आई? क्योंकि ये मैं फर्स्ट दो जगह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्पीड बदल गई है, 42.3 और ऊपर जाते समय ये हो गई, अब ये नीचे आई। 3.8 सेकंड हो गया। तो नाउ टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग कितना हो गया? स्टार्ट पहले तक तो 8 हो चुका था और ये 3.8 हो गया, तो कितना हो गया? क्या 11.8? बताइए। और इसकी पोजीशन क्या है? सो इट्स कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन, इट इज इक्वल्स टू 11.8 और 0। ये हो गया। तो मैं 11.8 और 0 पे बना दूं इसका नया कोऑर्डिनेट। ये हमने कर दिया, लेकिन वो कह रहा है हमें तो 12 सेकंड तक चाहिए। अभी उसने बात ख़त्म ही नहीं की, कह रहा हमें एक कोलिजन वो और करवाना चाहता है। अच्छा, जब ये नीचे गिरी तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? नाउ, और कितनी ऊंचाई से गिरी थी बताइए? 72 पॉइंट से गिरी थी क्या? सो इसलिए इसकी स्पीड अगर इस हाइट से गिरे तो ज़मीन पर आने पे इसकी कितनी स्पीड होगी? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये चीज़ हो गई। तो अब शुरुआती स्पीड तो 0 ही थी, नीचे ज़मीन पे गिरने पे पता करो।
72.2 इसी हाइट से तो गिरी है। ये भी निगेटिव ले लें। क्यों निगेटिव ले लें? क्योंकि ये नीचे आ रही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो और v की वैल्यू निकालो। अच्छा देखो 38 से ऊपर गई और लौटी भी कितने से? 38 से, जितने से कोई चीज़ ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से तुम्हारे हाथ में बॉल आएगी। इतने से लौटी, सो स्पीड आफ्टर सेकंड कोलिजन क्या हो जाएगा? बताओ क्या करें फार्मूला? हम्म 10% कम कर दें? Yes, sir. कितना हो गया? कितनी स्पीड हो गई? तो ये तो इसकी हो गई स्पीड। इतनी स्पीड जब हो गई और उससे अब ऊपर उठी, तो ये बॉल अब जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उठते समय इसकी क्या स्पीड है? तो अब आप देख लीजिए 34.2 मीटर पर सेकंड है और गिरी कितने से थी? 38 और उठी कितने से? 34.2। तो कितनी हाइट तक जाएगी? सो आफ्टर सेकंड कोलिजन इट्स स्पीड इज, सो आफ्टर सेकंड कोलिजन इनिशियल स्पीड इस 34.2 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी हो जाएगी? कोई चीज़ अगर किसी स्पीड से फेंकी जाए तो अब हाइट अटेंड क्या होगी? क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है? तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और u किससे फेंकी गई और एक्सीलरेशन क्या है, तो कितने तक जाएगी पता करो। $58.48. 58.48 और कम गई, 58.5 ले लेंगे। 58.5 ऐसा आ गया, इतने मीटर। अच्छा अब अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है और किस स्पीड से फेंकी जा रही है, अब सिर्फ 34.2 मीटर पर सेकंड रह गई स्पीड, तो कितना समय लेगी सबसे ऊपरी बिंदु तक पहुंचने में, जबकि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और किससे फेंकी गई और एक्सीलरेशन क्या -10 था? तो टाइम कितना लग जाएगा? क्या सिर्फ 3.42 सेकंड लगेंगे, जबकि पहले 3.8 सेकंड लगे थे? Yes, sir. तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लगा, किस कोऑर्डिनेट तक जाने में? क्या इस कोऑर्डिनेट तक जाने में इतना समय लगा? सो टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग क्या हो गया? अभी तक 11.8 तक का हिसाब था हमारे पास। चौदह 15 हो गया, तो ये 15 हो गया। 15.02 या 15 सेकंड ले लो, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट बताओ एट 15 सेकंड, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर पहुंच चुकी होगी, नीचे से ऊपर जा रही ना टकराने के बाद। तो इट इज़ 15 कॉमा 58.5
ये सेकंड एमीटर, इतना पहुंची ना। स्पीड हमने कम कर दी, इसकी स्पीड कम की, फिर इसके बाद ये जो भी है कितना डिस्टेंस से चलेगी वो निकाल लिया, और डिस्टेंस चल और मतलब अगर ऊपर पहुंचेगी तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट v इज इक्वल टू u+80 से। तो इसका ग्राफ बना है 15 और 5.8 का। तो हमने 12 ही लिया था, लेकिन अगर 15 और 5.8 का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो मुझे थोड़ी डायरेक्शन चाहिए थी। 15 पे ये कितना है, 58.48 या 58.5, 58.5 कितना होता है? और ये है 15। तो हमें आगे तक नहीं ग्राफ बनाना है, जितना वो पूछे उतना ही बनाना है। ये है 15 और कॉमा 58.5, लेकिन यहाँ तक बनाना ही नहीं है, हमें इसकी और स्केल ले जाना है, लेकिन 12 पे छोड़ देना है, 12 और बाकी डॉटेड। जब वो हमसे कह रहा है कि आप 12 तक बनाइए तो मैं आगे क्यों बनाऊँ? बोलो, बात समझ में आ गई? 0 से 12। Yes, sir. तो ये चीज़ है। अब इसको जब एक बार देखोगी ना, खुद करने से, खुद समझने से, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम बता ही देंगे कि क्या होगा। और कुछ तो नहीं पूछा गया इसमें, यही पूछा गया है। तो इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम आगे करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।